अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन ग्रिड पढ़ी थी हम लोगों ने कल। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। अच्छा, लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन हम लोगों ने ग्रिड पढ़ी थी। अच्छा, कुछ लोगों का एक प्रॉब्लम आ रहा है कि स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही, तो वो हम लोग एंड पे थोड़ा सा टाइम निकालेंगे। उसमें मेजर जो प्रॉब्लम है वो फोल्डर स्ट्रक्चर की वजह से है। अगर किसी का है तो फोल्डर स्ट्रक्चर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम लोग रखेंगे कि बेस पर हमारी सी एस की HTML की फाइल होगी और फोल्डर्स के अंदर CSS, फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट और फोल्डर के अंदर ही हमारे डॉट स्लैश डिफरेंट एसेट्स या पिक्चर्स या जो भी हम लोग वीडियो ऑडियो अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो आए। अच्छा, आज हम लोगों ने पढ़नी है एनिमेशन कि एनिमेशन हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं अपनी वेबसाइट। बेसिकली एनिमेशन आर जस्ट लाइक ट्रांजिशंस, बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, जब हम लोगों ने ट्रांजिशन पढ़ी थी तो ट्रांजिशन लगाते वक्त हम लोग देख रहे थे कि जब हम किसी एक स्पेसिफिक स्टेट में जा रहे हैं, जैसे बटन को होवर कर रहे हैं या बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं या बटन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक जो कोड है या जो स्पेसिफिक स्टाइलिंग है, जैसे अगर हम लोग बटन के साइज को बड़ा कर रहे हैं या कलर चेंज कर रहे हैं, बॉर्डर कलर चेंज कर रहे हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक स्टेट के बाद हम लोग चेंज कर रहे हैं, होवर करने के बाद, फोकस करने के बाद या क्लिक करने के बाद। लेकिन अगर हम लोग एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन इज अ स्टेट जो हमेशा चलती रहेगी, ये एक दफा चल जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके लिए किसी स्पेसिफिक स्टेट का चेंज होना जरूरी नहीं। ट्रांजिशन में एलिमेंट की स्टेट का चेंज होना जरूरी, एनिमेशन में स्टेट का चेंज होना जरूरी नहीं। मैं यहाँ को ताकि हम जैसे फॉर एग्जांपल अब एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एनिमेशन का नेम देना पड़ेगा। एनिमेशन नेम कोई भी नेम दे सकते हैं इंग्लिश कैरेक्टर्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल के लिए दे देता हूं कलर चेंज। एनिमेशन, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल के लिए एनिमेशन ड्यूरेशन कि ये कितनी देर में होगा। जैसे हमने होवर की स्टेट में भी ड्यूरेशन पढ़ी थी ना, कि ये जो हमारा होवर है एक कलर से दूसरे कलर में जाने के लिए कितना टाइम ले, इसी तरह यहाँ पर भी अब जो टाइम है वो हम मिली सेकेंड में भी दे सकते हैं और सेकंड में भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी एनिमेशन किस में ज्यादा सूटेबल रहेगी। फिलहाल के लिए मैं 1 सेकंड टाइम दे। जी जी, वो प्रोजेक्टर भी चला रहे हैं। और दो चार इधर आ जाओ, आप इधर आ जाए, इस साइड पे। अभी इसमें चेयर्स खाली है, आ जाए इधर आ जाए, चेयर्स खाली है इधर। आगे बैठ रही है, ये भी चेयर खाली है, आगे रख ली चेयर दोनों। आ जाओ, 4 लोग आप आ जाओ। दे रहा हो जाएगा। ये कॉलम वाइज होता है। हाँ, 500।
नहीं, फिर वो लास्ट वाली रो भी चलाते हैं। ऐसे अच्छा, अब जब एनिमेशन बना रहे हैं तो अब एनिमेशन को हमें बताना पड़ेगा कि ये एनिमेशन स्टार्ट कहाँ से होगी और एंड कहाँ पर होगी एनिमेशन बनाते वक्त, क्योंकि हवर की स्टेट में हम लोगों ने बता दिया था कि भाई ये है जब इस स्टेट में आए तो ये वाली स्टाइलिंग हो जाए। अब एनिमेशन का ये है कि ऑटोमेटिकली चलती रहे, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि स्टार्ट से एंड तक क्या क्या फेज आने जाएंगे दरमियान। अब दो मतलब मल्टीपल फेज आ सकते हैं, जैसे स्टार्ट में कुछ और चार, सेंटर में कुछ और चार, एंड पे कुछ और चार, या सिर्फ स्टार्ट से एंड तक। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट, और स्टार्ट में हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 0%, और 0% में आएगा हमारा बैकग्राउंड कलर रेड, और 100% बैकग्राउंड कलर ग्रीन। एनिमेशन आइटरेशन काउंट इनफाइनाइट, अब ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, अब हमें ये देखना, ये कोड इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने अपनी एनिमेशन का नेम क्या रखा है, कलर चेंज, और हमने वो एनिमेशन कहाँ बनाई है, कहीं भी नहीं। अब की फ्रेम आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर की जगह वो नेम आएगा। कि अब मैंने एक एनिमेशन बनाई कलर चेंज के नाम, अब उसकी मैंने स्टेट्स डिफाइन कर दी कि 0% पे उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो, और जब वो एनिमेशन पूरी हो जाए उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। और मैंने अब इसको फॉर एग्जाम्पल 3 सेकंड कर दिया, तो वो ग्रीन तक गया और वापस स्टार्ट कर। अब हम लोग कर देते हैं कि जी भाई मुझे 50% पे तो ग्रीन चाहिए, लेकिन जब 100% हो तो येलो हो जाए। बैकग्राउंड कलर येलो, और 100% पे एक और काम हो कि बॉर्डर रेडियस मिनट 5, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी बॉर्डर रेडियस 0 पिक्सल। अब अगर इसे रिफ्रेश करें तो जैसे ही हमारा पेज लोड होगा ये एनिमेशन वर्क कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये एनिमेशन बार बार चले, तो हम उसको बार बार चलाने के लिए हमें उसको बताना पड़ेगा कि एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, कि ये एनिमेशन कितनी दफा चले। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक नंबर तक चलानी है, 1 दफा, 2 दफा, 5 दफा, 10 दफा, 15 दफा, तो वो मैं यहाँ पे नंबर भी लिख सकता हूँ। अब ये पहली दफा चली, दूसरी दफा, बस अब वो नहीं चली। और अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये चलती रहे तो उसके लिए इनफाइनाइट। ओके, अब एनिमेशन डिले, डिले का मतलब है कि जैसे पेज लोड हो कितनी देर बाद, जैसे हम लोगों ने ट्रांजिशन में पढ़ा था कि स्टेट चेंज की कितनी देर बाद चले, तो इसी तरह यहाँ पर ये टाइम भी हमारा मिली सेकंड और सेकंड में हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं 1 सेकंड कर देता हूँ, 1 सेकंड बाद वो हमारी एनिमेशन चलेगी। एनिमेशन इटरेशन काउंट 1 पे रखते हैं, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 है, और मैक्सिमम हम लोग इनफाइनाइट पे सेट कर सकते हैं। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, जैसे हम लोगों ने होवर स्टेट में पढ़ा था कि जब हम लोग किसी एक स्पेसिफिक बटन के ऊपर होवर कर रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या,
पहले कितना मतलब स्टार्ट में क्या स्लो चले, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तेज हो और एंड पर स्लो हो जाए, या एंड पर स्लो हो, सो। जैसे फॉर एग्जांपल इज इन आउट का मतलब है कि स्टार्ट में भी स्मॉल स्लो, एंड पे भी स्लो, सेंटर में नॉर्मल स्पीड पर चले। अब डिफरेंट डिफरेंट हम लोग काम कर सकते हैं, जैसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करना। अच्छा, अब पोजीशन मूव करने के लिए हम लोगों ने एलिमेंट की पोजीशन को भी मूव किया था, वो हम लोगों ने पोजीशन के साथ पढ़ा हुआ, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के साथ। लेकिन अगर हम लोग वैसे ही सिर्फ एलिमेंट को मूव करना चाह रहे हैं एलिमेंट की स्टाइलिंग के थ्रू, एक है कि हम एलिमेंट की जगह ही बदल रहे थे पोजीशन से, अब हम कह रहे हैं कि सिर्फ स्टाइलिंग की से उसकी विजिबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें, वो एलिमेंट वहां पर शिफ्ट नहीं करे। तो उसके लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपने एलिमेंट को, बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म ये ऐसे ही रहे, और जब 50% हो तो ट्रांसफॉर्म, अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि भाई मुझे उसको रोटेट करना है। अब रोटेट करना है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब है कि हॉरिजॉन्टली, तो अब वो ऐसे रोटेट होगा। लाइक अगर ये मेरा मोबाइल है तो वो कुछ ऐसे रोटेट होगा। अगर हम कहें कि वाई एक्सिस पर तो वो ऐसे रोटेट हो, और जेड एक्सिस पर वो भी हम करके देख लेते हैं, क्योंकि वो 3D में चला जाता है, तो वो यहाँ पर हमें उतना पासे नजर नहीं आएगा, बट स्टिल। अच्छा जी, अब अगर हमें रोटेट करना है तो रोटेट, बड़ा करना है तो स्केल, कि भाई हमारा एलिमेंट थोड़ा सा जूम इन हो जाए, बड़ा हो जाए। अगर हमें उसको थोड़ा सा उसकी शेप चेंज करनी तो स्क्यू, इसको करके दिखा देता हूं। A two-dimensional transform of allowed by an SVG. Rotate 120 डिग्री। अब इसी तरह स्क्यू में भी अगर हमें इसे सिर्फ एक्स एक्सिस पे करना है तो, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। और ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे 200 पिक्सल, 400 पिक्सल। अब अगर मैं इसी को इनफाइनाइट टाइम चलाना चाह रहा हूँ, ये मूव करता ही रहे करता ही रहे, तो इन फाइन, तो अब ये ऐसे मूव करता रहे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। मैं इसको अभी के लिए कर रहा हूँ ताकि हम लोग अच्छा, अब अगर हम लोग गौर करें तो हमें इसकी स्पीड में फर्क नजर आ रहा है। स्टार्ट में जरा स्लो है, लेकिन दरमियान में स्लो है, और स्टार्ट और एंड पे जरा। तो अब वो स्पीड करने के लिए हमें ये एक क्यूबिक बेजियर करके फंक्शन मिलता है, और इसकी वैल्यूज हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स के साथ सेट कर सकते हैं। क्यूबिक बेजियर ग्राफ के नाम से आप लोग करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये याद तो हमने कभी किए नहीं वैसे, और याद करके हमारा गुजारा होता भी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज आ जाती है, छोटी छोटी वैल्यूज की बेस पे हमें उसको फिर मूव करना पड़ता है।
cubicbezier.com। तो यहाँ से आप वो बना सकते हो कि भाई अगर मैं चाहता हूं कि स्टार्ट में टाइम थोड़ा लगे। अब ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारा डिसाइड कर रही है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे प्रोग्रेशन है। अब मैं चाहता हूं कि भाई यहां तक जब आ रहा है हमारा ग्राफ तब तक टाइम थोड़ा लग रहा है लेकिन एनिमेशन बहुत ज्यादा चल रही है। प्रोग्रेशन देखें कि अगर मैं इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आ जाऊँ, ये इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अगर हम मूव करें तो टाइम 50% से भी कम है, 33% शो कर रहा है, लेकिन प्रोग्रेशन आधी से ज्यादा हो गई, यानी आधी से ज्यादा एनिमेशन हमारी चल जाए। तो ये अब हम इस क्यूबिक बेजियर की बेस पर डिसाइड कर रहे हो। जैसे हमारा हो जाता है ये क्यूबिक बेजियर आ गया, भाई ये वैल्यू आप वहां पे सेट करोगे यू आर गुड टू। तो डिफरेंट जैसे कहते हैं कि हम लोग लगा लगा के वैल्यू प्लग एंड प्ले करके चेक करते हैं कि कौन सी हमारे लिए ज्यादा सूटेबल। ओके, अगर मैं यहाँ पे ट्रांसलेट 100% कर दूंगा तो वो पूरी स्क्रीन पे मूव करने लग जाए। अभी हम पे डिपेंड करता है कि हमने ये काम कहाँ करना। अब मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि एनिमेशन यूज कहाँ पर हो रही हैं। ये अब वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल कर रहा है, किसी स्पेसिफिक स्टेट पे जाने की जरूरत नहीं, मुझे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली एक रो नीचे को आ रही है, एक ऊपर को जा रही है। तो अब ये एनिमेशन के थ्रू उन्होंने किया होगा। ट्रांसलेट बाय कर देंगे तो बाय एक्सिस पे 100 की बजाय हम लोग करते हैं 50 VH। और अगर हम लोग Z कर देते हैं तो Z एक्सिस पे मूव नहीं करेगा क्योंकि 2D डायमेंशन। इस तरह हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन बना सकते हैं। अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम लोगों को एनिमेशन में क्या रिक्वायर्ड। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर हो जाए स्केल सॉरी ट्रांसफॉर्म स्केल एक्स और 5, क्या वो बड़ा हो रहा है 5 टाइम्स। स्टार्ट। एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट, और अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर अब डिफरेंस क्या है कि पहले जब हमारी एनिमेशन इनफाइनाइट टाइम चल रही है, ये तो हमें क्लियर है, रेड से येलो, जैसे एनिमेशन खत्म वापस रेड, और रेड से येलो वापस रेड। अब अल्टरनेट करने का क्या हुआ है कि इसकी डायरेक्शन अल्टरनेट हो गई है, एक दफा रेड से येलो पर, फिर येलो से रेड। मतलब एक दफा एनिमेशन इधर को चलेगी और एक दफा वापस चलेगी पूरी रिवर्स मोड। अब अगर हम कर देते हैं कि भाई मुझे रिवर्स में ही चाहिए तो वो येलो से रेड पे ही जाएगी हमेशा, वो एंड वाले को पहले लेगी और स्टार्ट वाले को बाद। और एक है अल्टरनेट रिवर्स,
ये अल्टरनेटिवली चलाएगी लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद रिवर्स कर दे। अब एनिमेशन के अंदर हम लोग कितने की फ्रेम्स बना सकते हैं? 100 बना सकते हैं, क्योंकि 100% तक जा रहे हैं, हम उसको लेके जा रहे हैं। स्टार्ट और एंड सबसे, अगर सिर्फ 2 ही बनाने हैं तो स्टार्ट और एंड, 3 बनाने हैं तो फिर आगे हम लोग परसेंटेज के साथ जितने मर्जी बना सकते हैं। अब ये डिफाइन कर लेंगे कि भाई पहले से इस पॉइंट तक मुझे ये एनिमेशन चाहिए, दूसरे से इस पॉइंट तक मुझे ये, तीसरे से यहाँ तक, सो एनिमेशन और ट्रांजिशन में डिफरेंस क्या है कि ट्रांजिशन किसी एक स्पेसिफिक स्टेट पे जाके होगी, एनिमेशन हमेशा या जितनी दफा हमने चलाई वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके लिए स्टेट चेंज का जरूरी नहीं। ओके, नेम हो गया, डेप, पेरेंट, और डेव, पैराग्राफ, लर्निंग, वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अब मैंने ये एक पैराग्राफ, मतलब 2 पैराग्राफ टैग लिए हैं, लेकिन ऐसे है कि भाई जो जिसमें हम लोग लर्निंग वाला लिख रहे हैं उसका पेरेंट एक डिव और उसका पेरेंट भी एक डिव है, मतलब ये एक ग्रैंड चाइल्ड बन गया। और एक हमारे पास है पैराग्राफ जिसमें मैंने सिंपल अपना नेम लिखा हुआ। अब जैसे हम लोग सिलेक्टर पढ़ रहे थे तो सिलेक्टर की आगे डिफरेंट टाइप्स, एक है डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर का क्या मतलब है कि भाई मैं पेरेंट सिलेक्टर को, जो पेरेंट है हमारा, उसे सिलेक्ट करूंगा। इस वक्त हमारे पेरेंट की क्लास है, पेरेंट के बजाय हम इसे चेंज कर लेते हैं, बॉक्स और कंटेनर कर लेते हैं, डॉट कंटेनर। तो ये जी हमारा पेरेंट। अब इस पेरेंट के आगे जितने भी पैराग्राफ हैं उनका जो है कलर ब्लू कर, तो ये कलर ब्लू हो गए। अब मुझे यही क्यों कोड लिखना पड़ा, मैं सिंपल पैराग्राफ लिख देता और वो कलर ब्लू हो जाना था। इसका मतलब है कि भाई अब अगर मैं यहां पर कोई पैराग्राफ का टैग लगाता हूं, टेस्टिंग द ब्लू कलर, उसके ऊपर नहीं आए। अब मैंने सेट कर दिया कि कंटेनर के अंदर जितने पैराग्राफ टैग हैं उसको स्टाइल कर। इसी तरह हम लोग सेट कर सकते हैं कि भाई नेवबार के अंदर जितने स्पैन है उसको ये स्टाइलिंग करनी, नेवबार के अंदर जितने स्पैन है या पैराग्राफ है उनके ऊपर होवर करने के ऊपर ये वाली जो ट्रांजिशन है प्लेट। अब हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई इसका जो चाहे बस ये इस टैग के आगे जो आ। डिसेंडेंट टैग में क्या है कि भाई जरूरी नहीं है, बस उसने एक दफा देख लेना है इसके अंदर जितने भी आ, चाहे जितनी मर्जी नेस्टिंग में उसके चाइल्ड के चाइल्ड है या उसके डायरेक्ट चाइल्ड, उसने सबके ऊपर स्टाइलिंग करनी। इसके बाद आता है एक चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर में हम लोग बोलते हैं कुछ पेरेंट सेलेक्टर, उसकी तरफ हम लोग एक एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और चाइल्ड। अब इसका मतलब है कि भाई फर्स्ट चाइल्ड का मतलब पहला डायरेक्ट जो उसी के अंदर मौजूद है। अगर उसके चाइल्ड में मौजूद है तो मतलब अब डिव का एक और आगे डिव, उसके अंदर पैराग्राफ उसे स्टाइल नहीं करेगा। डिव के अंदर जितने पैराग्राफ आ गए या कंटेनर के अंदर जितने पैराग्राफ आएंगे डायरेक्टली उनको ही स्टाइल कर। जैसे अगर मैं इसके बाद को लगा दूं पैराग्राफ और चाइल्ड सेलेक्ट, तो उसने उनको स्टाइल कर। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई डायरेक्ट चाइल्ड को स्टाइल करना है तो चाइल्ड, अगर हम चाहते हैं कि भाई इसके अंदर जितने भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट आ गए हैं उन सबको स्टाइल कर दो तो हमारे पास आ जाएगा डिसेंडेंट सेलेक्टर।
nth चाइल्ड, और हम लोग कहते हैं कि जी अब मैं एक बना लेता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट आइटम आ गया ए बी और लिस्ट एंड चाइल्ड 1 और कलर रेड। अब सिर्फ लिस्ट के पहले चाइल्ड में अगर हम नंबर लिख देंगे तो वो आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे और क्या वैल्यू दे सकते हैं, ऑड या इवन। अब जितने भी ऑड होंगे, अगर मेरे पास 50 की लिस्ट है तो ये ऑड आ जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब टेबल फॉर्मेट में जो करवा रहे होते हैं, एक जो रो होती है उसका कलर लाइट, हाँ मतलब ऑड और इवन का बैकग्राउंड कलर जो चेंज होता है वो इसी तरह चेंज करता है। फिर उसके बाद इवन भी आ जाएगा, ऑड और इवन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता जाएगा। अब हमें तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत, हम कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते। फॉर एग्जांपल n+2, n नंबर है इंटीजर जो चेंज होता जाएगा। पहली बार n की वैल्यू 1 तो 0, सबसे पहले 0 पे आएगा। 0+2 2, 1+2 3, 2+2 4। तो उसने उस फॉर्मूला के अंदर एक एक करके वो वैल्यूज पुट करता जाएगा और सारों को स्टाइल करता। अब ये फॉर्मूला मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ कि भाई 3n। 3n का मतलब है कि जितने भी 3 के टेबल पे डिविजिबल, 1 2 3 1 3, 2 6, 3 9, 12 15 एंड सो ऑन। एसेट्स और अच्छा जी, हमारे पास एक इमेज आ गई img source./assets image.png और हमारी पिक्चर शो होने लग गई। अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इमेज का टैग, उसकी विड्थ आ जाए लाइक 500 पिक्सल्स या। अच्छा, अब एक और हमारे पास जो CSS की वैल्यू है प्रॉपर्टी, वो है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या है कि जो हमारा स्क्रीन होती है ना, उसके ऊपर डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो होती है, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग उसके पिक्सल्स बनाते हैं, जिसकी विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, वो मल्टीपल होती है। जैसे वीडियो की है 16:9 नॉर्मल, जो हमारे पास ये वीडियो की या पिक्चर की होती है, यूट्यूब के थंबनेल की या यूट्यूब की वीडियो की, वो 16:9 है। इसी तरह अगर हमें स्क्वायर बनाना है तो 1/1, कि भाई जितनी विड्थ उतनी हाइट स्क्वायर। अब मैं कहता हूँ कि 1/2, कि जितनी विड्थ है उससे डबल हाइट हो जाए। सबसे पहले विड्थ आएगी फिर हाइट। अब डबल विड्थ हाइट, हाँ, तो अगर फॉर एग्जांपल विड्थ इसकी बनती है 200 पिक्सल, तो ऑटोमेटिकली वो हाइट 100 पिक्सल पे एडजस्ट करता है। तो मैं अभी के लिए इसको 16/19 पे ही रहने देता हूँ, सॉरी 16/9।
ये उसकी ओरिजिनल रेशियो। जब हम वैसे विड्थ और हाइट देकर उसे एक स्पेसिफिक वैल्यू पे रख सकते हैं तो फिर हम लोग ये काम क्यों यूज करेंगे, ये काम इसलिए यूज करते हैं एस्पेक्ट रेशियो का, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है जिनके लिए हमें एस्पेक्ट रेशियो जरूरत पड़ती है। जैसे वीडियो का जो टैग है, उसमें वीडियो के टैग की जो है उसमें तो हम लोग लगा देंगे, लेकिन एस्पेक्ट रेशियो अगर डिफाइन कर देंगे तो हमें पता होगा कि भाई ये इस रेशियो की वीडियो बनी हुई। या जब हम लोग वीडियो गेम्स बना रहे होते हैं ना, गेम बना रहे होते हैं, वहां पर ये वैल्यू ज्यादा यूज होती है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूट्यूब के गेमर हैं उनके पास, पाकिस्तानियों के पास तो नहीं, लेकिन जो इंटरनेशनल उनके पास बहुत बड़े बड़े मोनीटर, उन मोनीटर्स पे जाके ये काम आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सैमसंग ओडेसी G9 करके मोनीटर है, 8 लाख का मोनीटर है ये। अब यहाँ पर अगर आप एक गेम बना रहे हो जो इतनी वाइड स्क्रीन पे चलना है, नॉर्मली स्क्रीन वाइड होती है तो उतनी हाइट भी बढ़ जाती है। जैसे अगर हम प्रोजेक्टर की स्क्रीन देखें, या अगर किसी के घर पे बड़ी एलईडी टीवी लगी हुई है, अब अगर उसकी विड्थ बढ़ी है तो उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी हाइट उतनी नॉर्मल एलसीडी जितनी, अगर आप गौर करें तो वो उसकी उतनी हाइट है, विड्थ ज्यादा। एसूस का है एक मॉनिटर ये वाला, इसमें इनकी अगर मैं वेबसाइट पे जाऊं तो आपको दिखा भी देते हैं। कि ये 27 इंच और 27 इंच की दो एलसीडी मिला के बनते। अब उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ कि 27 इंच की जो एलसीडी है उसकी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट है इसकी, लेकिन विड्थ बढ़ा दी गई। अब जब हम काम कर रहे होते हैं तो फिर हम लोगों को पता नहीं होता कि ये मॉनिटर कितनी विड्थ का, लेकिन हाइट का तो अब हमें अंदाजा है कि भाई 27 की क्या हाइट होगी, तो हम उस लिहाज से एक्सपेक्ट रेशियो डिफाइन करते हैं। कुछ गेम्स ऐसी हैं जो इन मॉनिटर पे नहीं चलती, वो सिर्फ सेंटर में थोड़ा सा आता है, लेफ्ट राइट पे ब्लैक स्पेस आ जाती है। कुछ गेम्स हैं जो चलती हैं, जो पुरानी गेम्स हैं वो नहीं चलती, जो नई हैं वो चलेंगी, पूरी पूरी स्क्रीन को कवर करेंगी। तो ये बहुत एक्सपेंसिव मॉनिटर्स हैं, 8-8 लाख के, 5-5 लाख के। अब ये इसका एक यूनिक फीचर ये है कि हम लोग एक ही एलसीडी पे एक साथ 3 सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। ये उन्होंने लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है सबसे पहले, ये एक गेम चला रहे हैं, और ये जो राइट साइड पे कोडिंग चल रही है वो एक अलग सिस्टम पे चल रही है। तो ये हम लोगों को फिर डिफाइन करना पड़ता है इन मॉनिटर्स के, इस टेक्नोलॉजी के लिए। अब चूंकि हमारे पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी इतनी इन नहीं है, उसकी एक वजह तो मॉनिटर की प्राइसेस है, और दूसरा इनकी केयर बहुत है। यहाँ पर ये खराब हो जाए तो इनको रिपेयर करने वाला बंदा भी नहीं, तो इसलिए हम लोगों को इतना आइडिया नहीं है, इतना यूज नहीं होता। जब हम लोग इंटरनेशनल कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं जो इस तरह के मॉनिटर्स पे चलनी है, हमें ख्याल करना है, फिर हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। सैमसंग का एक और नया मॉनिटर आया है, ये 49 इंच का, ये जो मैं आपको दिखाया वो 57 इंचज वाइड। GST ऑटो पे भी वो सेट कर देगी अभी के लिए।
color dots, div class image dot image background color blue. Background filter background blend mode. Why it is not working? Define the blending mode of each background layer. Blend mode in CSS. कलर डॉट्स, और अगर हम इसे रन करें तो जब बाय डिफॉल्ट एक ये इमेज है और एक हमारे पास ये इमेज, अब हम इन दो इमेजेस को लगाकर एक बैकग्राउंड बना रहे हैं जिसे हम कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि एक हमारे पास इमेज है ऑफ वाइट कलर की जिसमें हमारे पास काइंड ऑफ ग्रेन मौजूद है, हल्का सा नॉइस मौजूद है, और एक हमारे पास ट्री है जिसके ऊपर आउल बैठा हुआ। और अब हम उसका जो ब्लेंड मोड है वो बना, अगर हम लोग इसको करेंगे कलर, मेरा ख्याल है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसे करेंगे डिफरेंस, DRENC। तो अब डिफरेंस में क्या हुआ कि उसने जो कलर की वैल्यूज थी, हम लोगों ने पढ़ा ना RGB वैल्यूज, उसकी जो सामने वाली इमेज थी वो और बैकग्राउंड इमेज थी वो, उसकी वैल्यूज ली और उनको माइनस कर दी, जो डिफरेंस आया वो वाले कलर यहाँ पे अप्लाई, मतलब वो RGB वैल्यूज में वो लेता रहा, वो माइनस करता रहा और वो यहाँ पे डिफरेंस आ जाए। और इसी तरह इसकी एक वैल्यू है, डिफरेंस है मल्टीप्लाई, वो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और उसी कलर को थोड़ा डार्क कर, मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ पर नजर आ रहा है या नहीं, उन्हीं कलर को थोड़ा डार्क करता है मल्टीप्लाई में। बहुत माइनर सा डिफरेंस आ रहा है लेकिन आ रहा है। इफ यू कैन सी, मैं अगर माई डिव और कंट्रोल C कंट्रोल V माई डिव 2 और टू मल्टीप्लाई
यहाँ पर इतना विजिबल नहीं है, लेकिन उस प्रोजेक्टर पे मेरा ख्याल ज़्यादा विजिबल है, जो कलर का माइनर से चेंज आ रहा है। मल्टीप्लाई और नॉर्मल में ऊपर वाला नॉर्मल है, वो थोड़ा लाइट है, लेकिन नीचे वाला डार्क आ रहा है। अब ये ब्लेंड मोड नॉर्मली जो ग्राफिक डिजाइनर है वो यूज करते हैं, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, ये सारे मौजूद है कि अगर हमें दो बैकग्राउंड को मर्ज करके कोई एक चीज बनानी है। अब वो क्यों यूज करते हैं, डिजाइन में इसका क्या यूज है, वो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन चूंकि ये ब्लेंड मोड मौजूद है, अगर हमें कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जस्ट लाइक फोटोपी डॉट, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे ब्लेंड मोड। और मैं एक इसमें हम लोग अगर बना लें तो जी हाँ, ब्लेंड मोड डिजॉल्व है, डार्कन है, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, व्यू, सैचुरेशन एंड सो ऑन। अगर कोई ये समझना चाहता है तो फिर उसको थोड़ा से डिजाइन हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं और क्यों क्यों यूज। नॉर्मली हम लोग ये यूज करते नहीं है, कि हमारे ये कहीं पर भी यूज होते नहीं जितने भी हम लोग कोड कर रहे होते हैं, बट स्टिल एक एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड। यहां तक कोई क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, ये हमारी CSS की बेसिक्स थी, मतलब बेसिक से लेके इंटरमीडिएट तक। कुछ एडवांस CSS मौजूद है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं की, जैसे HTML के टैग साथ साथ हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब हम लोग आगे मूव करेंगे CSS की लाइब्रेरीज पे। लाइब्रेरीज क्या है, लाइब्रेरीज कैसे वर्क करती हैं, और लाइब्रेरीज हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, और कैसे कैसे हम लोग यूज करेंगे, लाइब्रेरीज कौन कौन सी मौजूद है और क्यों बनाई गई। जी जी, अच्छा, जब हम लोग सीख जाएंगे तो हमारे भी एक ना हैकाथॉन होगा। 9 to 9 हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि 2 हैकाथॉन्स होंगे, एक मिड में तकरीबन और एक लास्ट में। इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैकाथॉन्स करवाती हैं। जब हैकाथॉन करवाते हैं तो उस हैकाथॉन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। तो इसी तरह एक हैकाथॉन हो रहा था, और ट्विटर सब उससे वाकिफ है, वो एप्लीकेशन एक हैकाथॉन में बनाई गई। अब जब हैकाथॉन विन करना होता है ना, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं कि ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। डिफरेंट चीजें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि भाई नैवबार हर एप्लीकेशन में आना ही आना है, नैवबार हर एप्लीकेशन में आने ही आना है। ये कुछ कंपोनेंट जो हर एप्लीकेशन में आने ही आने हैं, वो हम लोग पहले से बना लेते हैं। अगर मुझे पता है कि भाई मेरा इनपुट का कुछ ऐसा स्टाइल होगा, तो वो हम लोग बना लेते। तो उस वक्त डेवलपर्स ने क्या किया कि अपने लिए एक CSS की लंबी चौड़ी फाइल बना ली, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी क्लासेस डिफाइन कर ली, और उन क्लासेस के साथ उन्होंने स्टाइलिंग करनी, ताकि वो क्विकली करते हैं। अब उन्हें क्या था, उनको पता था कि भाई मैंने क्लासेस डिफाइन कर ली हैं, HTML लिखता ही रहूंगा, साथ में क्लास लिखूंगा, वो स्टाइल हो जाएगा एंड गुड टू गो। फॉर एग्जांपल कि भाई मैं कहता हूं कि भाई मैंने एक क्लास बना ली, डॉट पैडिंग एक्स एक्सिस पर 5 पिक्सल। अब इसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, पैडिंग पहली वैल्यू y एक्सिस की होती है, तो उसको 0 पिक्सल और 5 पिक्सल एक्स एक्सिस पे आता है। तो इस तरह उन्होंने एक लंबी चौड़ी फाइल बनाई जिसके अंदर टन्स ऑफ क्लासेस, बटन के होवर स्टाइल, बटन के ये वो सो। उस
वक्त उन्होंने उसको यूज किया और बाद में जब वो हैकाथॉन विन कर गए, ट्विटर के एप्लीकेशन बन गई, तो उन्होंने उसके बाद जो CSS फाइल थी वो पब्लिक कर, ताकि लोग उसको यूज करें विद द नेम ऑफ बूटस्ट्रैप। अब वो बूटस्ट्रैप के थ्रू उन्होंने इसको पब्लिक कर दिया कि भाई अब बहुत सारे लोग उसको यूज करेंगे। अब हम उसे यूज कैसे करेंगे? CSS की फाइल बनी पड़ी, उसे हमें अपने वेबसाइट के साथ लिंक करना है एंड वी आर गुड टू गो। हम उसकी क्लासेस को यूज करना शुरू कर दें। अब वो क्लासेस क्या है, क्यों है, कैसे बनी, वो उन्होंने बना ली। उन्होंने कुछ सोचा कि भाई अच्छा ऐसे ऐसे नॉर्मल चीजें जो हमारी वेबसाइट में रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड, जैसे बटन के कुछ स्टाइल हमें रिक्वायर्ड, नेव बार के स्टाइल रिक्वायर्ड है, तो उन्होंने एक काइंड ऑफ CSS फाइल बना ली थी। अच्छा, अब उस वक्त जो बनाई थी उससे बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई। उस वक्त सिर्फ एक CSS फाइल बनाई थी जो उनको स्टाइलिंग में हेल्प करे, ताकि उनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो। अच्छा, बहुत सारे तरीके हैं CSS फाइल को लिंक करने के, लेकिन हम लोगों ने अभी तक कौन सा पढ़ा है? लिंक का टैग। तो यहां पर आ गया लिंक का टैग। तो मैं गया और मैंने अपने लिंक के टैग की जगह उसको कमेंट कर दिया और उनका लिंक का टैग लगा। अच्छा जी, उसने मुझे स्क्रिप्ट का टैग दिया। ये जो स्क्रिप्ट है ये हम लोग एंड पर लगा देंगे। अच्छा जी, अब लिंक का टैग समझते हैं। सबसे पहले लिंक के टैग में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई ऊपर हमारा जो टैग आ रहा है उसमें हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन स्टाइल शीट, रिलेशन स्टाइल शीट। हाइपर रेफरेंस में हम लोग पाथ देते थे कि भाई ये वाली जो CSS फाइल है ना, ये मेरे इस फोल्डर में पड़ी। अब हमने पाथ दिया है कि भाई ये वाली जो मेरी CSS की फाइल है ना, ये कहीं इंटरनेट पे पड़ी है और ये उसका लिंक, जैसे हम लोग इमेज का भी URL लगा रहे थे ना, इसी तरह हमने CSS फाइल का भी लिंक लगा दिया कि भाई ये यहाँ पर पड़ी है, तुम उठा के यहाँ से कर। फिर इंटीग्रेशन की एक की दी है और बाद में क्रॉस ओरिजिन। क्रॉस ओरिजिन क्या कहता है कि भाई हमारी वेबसाइट एक अलग सर्वर पे चले, सर्च के सर्वर पर या किसी और सर्वर पर। जो CSS की फाइल है उन्होंने बनाई हुई डेवलपर्स ऑफ बूटस्ट्रैप ने, वो अलग सर्वर पे चल रही है। तो फॉर सिक्योरिटी रीजन हम लोग सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन नहीं होने देते। तो जब हम लोग क्रॉस ओरिजिन सेट कर देते हैं एनोनिमस पर, तब जाके ये कम्युनिकेशन होती। उसके बाद यार ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के होम पेज पर लिंक का टैग दिया, लिंक और स्क्रिप्ट। अच्छा, अब चूंकि बहुत सारी जगहों पर जावास्क्रिप्ट भी ऐड हुई, वो कहां पर ऐड हुए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टाइलिंग में अभी चूंकि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जावास्क्रिप्ट का यूज हुआ है, कैरोसेल वगैरह में या हैमबर्गर मेन्यू में, डिफरेंट जगह, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जब नॉर्मली वेबसाइट लोड होती है ना, तो वेबसाइट हम लोगों ने पढ़ा 3 कंपोनेंट्स है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। जब लोड होती है हमारी वेबसाइट, हम लोग www.facebook.com कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो सबसे पहले वहां से HTML की फाइल है, फिर CSS लोड होगी, एंड पर जावास्क्रिप्ट लोड होगी। अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट पहले लिख देंगे ना, तो जावास्क्रिप्ट पहले लोड हो जाए। चूंकि जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट हैवीएस्ट पार्ट इन आवर एप्लीकेशन, तो हम लोग कहते हैं कि ये एंड पर लोड हो। सबसे पहले HTML स्ट्रक्चर, CSS स्टाइलिंग, उसके बाद ये लोड। इसीलिए अगर जब हम लोग, कई बार हमारा इंटरनेट स्लो होता है, हम वेबसाइट को लोड करते हैं, ऊपर वो लोडर घूम रहा होता है, हम बटन के ऊपर क्लिक कर रहे होते हैं, वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होती कुछ भी। वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि CSS सॉरी जावास्क्रिप्ट जिससे फंक्शनैलिटी आनी है वो लोड हो रही है, लोड होने में टाइम ले। अब लोड होते वक्त मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये कुछ ऐसे ग्राफ बनते, नेटवर्क और रिफ्रेश, सॉरी
script.js, ये सारी चीजें लोड हुई। सबसे पहले जो HTML थे, HTML के साथ जो जो कह लो कि उसकी इमेजेस थी, PNGs थी, SVGs थी, जो जो लगी, और उसके बाद यहाँ पर एंड पर आके स्क्रिप्ट और स्टाइल्स लोड हुई, बिल्कुल लास्ट पर उसका स्क्रिप्ट लोड हुई। तो इस तरह लोड होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट हमारी एंड पर लोड हो। अच्छा, जावास्क्रिप्ट पहले लोड क्यों नहीं करनी? जावास्क्रिप्ट क्या काम कर रही है, किसी या CSS पहले लोड क्यों नहीं करते? CSS का काम है एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग परफॉर्म करना, जावास्क्रिप्ट का काम है उन एलिमेंट्स में फंक्शनैलिटी ऐड करना। अगर हम लोग CSS पहले लोड कर लेंगे, HTML बाद में लोड करेंगे। CSS का काम है एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग परफॉर्म करना। CSS लोड हो गई, इंटरनेट बंद हो गया और उस वजह से हमारी वेबसाइट लोड नहीं हुई, तो वो किसके ऊपर स्टाइलिंग परफॉर्म करेंगे? एलिमेंट तो मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए पहले HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, अब इन्होंने बहुत सारी क्लासेस बनाई हुई हैं। अब उस क्लासेस में हम लोग कुछ क्लासेस को समझते हैं। बटन का टैग हम लोगों ने पढ़ा, बटन के टैग में हम लोग लिख लेते हैं सब्जेक्ट क्लास। ये मेरे पास सबमिट का बटन आ। अब मैं कहता हूं कि भाई मैंने इसको एक क्लास दी BTN के नाम से। तो जो इसके ऊपर हल्का सा बैकग्राउंड आ रहा था वो खत्म हो गया। पहला जो बटन है वो सिंपल है, विदाउट एनी क्लास। दूसरा जो है उसमें मैं ये इमेज डिलीट कर दूं अगर पहला सबमिट जिसके ऊपर कोई स्टाइलिंग परफॉर्म नहीं, दूसरा जिसके ऊपर मैंने एक क्लास परफॉर्म कर दी है बटन की। बटन क्या कर रहा है, उसकी सारी स्टाइलिंग को रिमूव कर। फिर उसके बाद मैंने एक और क्लास ऐड कर दी, बटन प्राइम। दो क्लासेस ऐड करने से सारी स्टाइलिंग हो गई। अब अगर मैं इसके ऊपर होवर भी कर रहा हूं तो हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। उसको देखने के लिए बटन आउटलाइन प्राइम। सिर्फ दो क्लासेस लिखने से ये स्टाइलिंग परफॉर्म हो गई। मैंने कोई कोड नहीं लिखा CSS में जाकर। अब ये कैसे हुआ है? ये हुआ है कि ऑटोमेटिकली जो CSS बूटस्ट्रैप वालों ने लिख के रखी हुई है, मैंने उसकी क्लासेस ऐड कर दी। हम लोग पहले क्या कर रहे थे भाई, पहले एलिमेंट बनाते थे, उसमें क्लास लगाते थे, फिर उस क्लास को जाके स्टाइल करते थे। अब हमें क्या है, हमें पता लग गया कि भाई एक पूरी स्टाइल शीट बनी हुई है जिसके अंदर बहुत सारी CSS की क्लासेस ऑलरेडी मौजूद है। उन्हें हम यूज करते रहेंगे स्टाइलिंग परफॉर्म करने। जैसे बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है यार, बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में हम लोग डिफरेंस देखेंगे जब हम लोग पहुंचेंगे Next.js पे। मैं आपको बताता हूँ, लाइब्रेरी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जैसे फॉर एग्जांपल, और उसमें कस्टमाइजेशंस की ऑप्शन मौजूद होती है। और जो फ्रेमवर्क है वो एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर। जैसे अगर आप लोग बात करो रिएक्ट की, तो वो एक लाइब्रेरी है, और Next.js की तो वो एक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट में आप लोगों को अगर राउटिंग करनी है, जैसे अभी हम लोग राउटिंग करने के लिए क्या करते हैं कि फोल्डर बना लेते हैं ना, और वो अगर राउट बनते जाते हैं स्लैश के बाद। रिएक्ट में हमें एक अलग से लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ती है, पैकेज डाउनलोड करना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिएक्ट राउटर डोम, अगर किसी ने पढ़ी। लेकिन Next.js में बिल्ट इन। तो वो जब हम लोग और डीप डाइव करेंगे लाइब्रेरीज के ऊपर, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लाइब्रेरी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है। अभी के लिए हमें समझ भी नहीं आई, क्योंकि अभी हम लोगों को फ्रेमवर्क का नहीं पता। एक दफा हम लोग दोनों देख लेंगे, फिर हमें आइडिया होगा। जी जी, नहीं क्लास में आपका क्वेश्चन समझाना।
ठीक है, जी जी, ऑब्वियसली बात, मतलब अब हमें ये देखना है कि नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे कि CSS और HTML में हमें क्लास का नेम सेम करना था। अब हमारे पास CSS है, उससे सेम कर लो, या HTML में बना के कस्टम क्लास से स्टाइल कर। अब ये जो बैनर है हम इसमें बना रहे हैं, अगर आप फोटोशॉप में डिजाइन करके उसमें डालें, जैसे फोर से का बैनर है ना, हम उसमें लगाते हैं कोडिंग को, तो ठीक वो है। ये अगर हम तस्वीर लगा दें, फॉर सेल का बैनर मैं समझा नहीं। हाँ मैं आपको मिलेगी ना वेबसाइट में ना फोर सेल का बैनर, इसके ऊपर सेल लिखी है 50% ऑफ, तो वो अगर हम उसपे जाके तस्वीर लगा दें, एक मिनट। हाँ जी मुझे वो ये वाली लगी गेट 30%, गेट 30% ऑफ, अगर हम लोग पिक्चर लगा दें पिक्चर लगा, तो फिर रेस्पॉन्सिवनेस में इशू नहीं आएगा? उसके नीचे एक बटन भी है, डाइन वी कैन से, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, कई जगह पे इमेज भी लगा देते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे पहला जो इमेज के में मसला आता है वो रिस्पॉन्सिवनेस का। अगर मैंने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो फिर मुझे इमेज को भी उसी तरह से डील करना पड़ेगा। डिव का तो हम लोग कर सकते हैं इजीली, हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स में सेंटर कर दिया, डिव की विड्थ कम कर दी तो वो सेंटर में ही रहेगा। इमेज को लेफ्ट और राइट से फिर हमें क्रॉप करना पड़ेगा। और दूसरा बटन आ गया, अच्छा जी डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने हमें बता दिया कि भाई लिंक लगा लो, और लिंक लगाने के बाद अगर हम लोग नीचे आए तो इन्होंने हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स बने बनाए दिए हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि अगर मैं फॉर्म पर आ रहा हूँ और मैं आगे कहता हूँ कि जी इनपुट ग्रुप, यूजर नेम का, ईमेल का, राउट का, करेंसी का, यूजर नेम का, सर्वर का, विद टेक्स्ट एरिया, और डिफरेंट डिफरेंट साइजिंग भी मौजूद है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन भी मौजूद। अब इसी तरह हमारे पास जो बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं, जैसे अलर्ट, शो लाइव अलर्ट, तो यहाँ पे कोई काइंड ऑफ अलर्ट या एक पॉपअप मैसेज शो कर देता है, यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन, या प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऑर्डर डन सक्सेसफुली। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया बैच, बैच में न्यू का, और उसके डिफरेंट साइजिंग आ गई। नैप बार आ गया। स्टाइलिंग में चेंजिंग करनी है वो हम कर सकते हैं, एक मिनट में मैं वहीं पर आ रहा हूं। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है कि भाई हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे हम। HTML के साथ हमने क्लासेस ऐड करनी है ना, और उसकी CSS हमने ऑलरेडी अटैच की हुई। जी जी, बटन की क्लास मैंने यहाँ से लगाई है, अगर आप आओ ना बटन्स में तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है क्लास बटन, बटन प्राइमरी। उससे क्या होगा, ये प्राइमरी वाला बटन बन जाएगा, तो जो हमने पहले बनाया। सेकेंडरी करेंगे, सक्सेस करेंगे, या डेंजर करेंगे। ठीक है वो इतना राउंड अप कर ठीक है नीचे फीमेल आ रही है और इनको अनाउंस कर दो तो बैक डोर से ठीक है। अच्छा, अब ये नैपर हमारे पास बना बनाया आ गया, तो उसमें लिंक भी लगे हुए हैं होम और ये। और अगर मैं इसको स्मॉल स्क्रीन पे लेके जाऊंगा
तो ये वर्क भी कर। अब बटन के क्लिक के ऊपर जो स्टाइलिंग चेंज हो रही है, मतलब पहले वो जो लिंक है वो इनविजिबल है या हिडन है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हाइड करना हो, क्लिक करेंगे तो वो शो हो रहा है। तो क्लिक के ऊपर ये फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए वो स्क्रिप्ट हम लोगों ने ऐड की कि भाई बटन के क्लिक के ऊपर अगर हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक काम कर। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे और डीप डाइव करेंगे।